हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की। आपातकाल या इमरजेंसी शब्द भारतीय राजनीति में आम हो गए हैं। इन शब्दों की इतनी चर्चा होती है कि आज हमारे देश का बच्चा बच्चा इससे परिचित है, पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि इमरजेंसी क्या है। तो आओ जानते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है। लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाती है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूरा नियंत्रण में आ जाते हैं। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। यह सिर्फ तभी लगाई जा सकती है जब भारत और इसके किसी भाग पर बाहरी आक्रमण या भारत की किसी अन्य देश के साथ लड़ाई चल रही हो और या फिर आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो, जिसमें भारत की सरकार को किसी आर्म्ड मूवमेंट से वायलेंटली गिराने की कोशिश हो। बाहरी आक्रमण और लड़ाई की वजह से ही भारत में 1962 और 1971 में इमरजेंसी लगाई गई थी। यही थी नेशनल इमरजेंसी। अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की। यह तब लगाई जाती है जब कोई स्टेट गवर्नमेंट वैसे काम ना करे जैसे संविधान में लिखा है। इसे कई राज्यों में काफी दफा लगाया भी गया है। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यह तब लगाई जाती है जब देश की फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिति स्टेबल ना हो, पर यह आज तक भारत में कभी लगाई नहीं गई। इतना समझने के बाद हम यह तो जान ही गए हैं कि इमरजेंसी क्या होती है। दोस्तों, हमने पढ़ा कि नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 कारणों की वजह से लगती है: जब भारत की किसी अन्य देश के साथ लड़ाई चल रही हो, कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे, या फिर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन चल रहा हो। पर साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का इनमें से कोई भी कारण नहीं था। तब आर्म्ड रिबेलियन शब्द की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द हुआ करता था। तब इंदिरा गांधी ने इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर इमरजेंसी लगाई थी। यह आर्म्ड रिबेलियन शब्द 1977 में इमरजेंसी के बाद भारतीय संविधान को अमेंड करने के बाद डाला गया। इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द हुआ करता था। इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का हवाला देकर ही 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है यह जानने का कि उस समय ऐसा हमारे देश में क्या चल रहा था जिसे इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दिया गया। पहले थोड़ा और 3-4 साल पीछे जाते हैं। आपातकाल से पहले इंदिरा गांधी की छवि बहुत मजबूत थी। उन्हें गरीबों का मसीहा के रूप में देखा जाता था। 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा 14 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि इनको सरकारी बैंकों में बदल दिया गया। उस समय यह कहा गया था कि अमीर घरानों का बैंकों पर कब्जा खत्म हो गया है। ऐसे कुछ और डिसीजंस के कारण इंदिरा गांधी की लोकप्रियता शिखर पर थी। उस समय कांग्रेस के गरीबी हटाओ नामक नारे से लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही लोगों के लिए लड़ रही है। फिर 1971 में भारत में लोकसभा इलेक्शन हुए। इसमें इंदिरा यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव में खड़ी हुई। उनके विपक्ष में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण खड़े हुए। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की धमाकेदार जीत हुई और वह फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। चुनाव के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने चुनाव अनुचित तरीकों से जीता है। 1971 में ही उन्होंने वकील शांतिभूषण के थ्रू इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा के चुनाव के खिलाफ याचिका दी। उस समय इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए। आरोप साबित करने के लिए यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी यशपाल कपूर, जो कि एक सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए चुनाव में काम करना शुरू कर दिया था। एक वेबसाइट india.com के मुताबिक इंदिरा गांधी पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से अपनी रैली के तंबू गड़वाए। एक अन्य वेबसाइट लिंक्डइन के मुताबिक इंदिरा गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को प्रभावित करने के लिए आचार संहिता के समय शराब और कंबल भी बांटे। अब यह मामला कोर्ट में चला गया था और इसमें अभी अदालत का फैसला आना बाकी था। फिर अगले कुछ महीने देश में आर्थिक तंगी चलती है, क्योंकि उस समय कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया था, जिससे महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। इसी वजह से कई जगह विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। सन 1973 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चलता है। इसमें अहमदाबाद में छात्र फीस बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य सरकार का विरोध कर रहे थे और मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। वे उस समय राज्य सरकार हटाने की मांग करते हैं। आंदोलन के दबाव में आकर इंदिरा राज्य सरकार बर्खास्त कर देती है। गुजरात में छात्रों को मिली सफलता को देखकर बिहार में भी छात्र सड़कों पर उतर जाते हैं।
और प्रदर्शन करने लगते हैं। इस आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है जब जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से जुड़ते हैं। जब यह सब कुछ चल रहा था तब समाजवादी पार्टी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारी हड़ताल की घोषणा कर देते हैं। इससे पूरे देश में रेल सेवा प्रभावित हुई। यह हड़ताल 3 हफ्ते चली। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा है कि इस आंदोलन में करीब 1 लाख रेलवे कर्मचारी पार्टिसिपेट करते हैं। यह सब देखकर इंदिरा गांधी की सरकार एक्शन में आती है और हजारों रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके परिवारों को रेलवे क्वार्टर से बाहर निकाल दिया गया। यह सब कुछ चल ही रहा था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया था, इसलिए उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। अदालत ने अगले 6 साल तक उन्हें कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। अब इंदिरा के पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिर इंदिरा इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने की। जज ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहने की अनुमति दे दी, लेकिन कहा कि वह सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण की दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली थी। उस समय जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इंदिरा गांधी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। वह रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद करते हैं। उस समय जयप्रकाश नारायण सैनिकों, विद्यार्थियों, पुलिस वालों को अपील करते हैं कि वे इस डिक्टेटर गवर्नमेंट की बात को ना माने, क्योंकि हाई कोर्ट ने इंदिरा को PM पद से हटने के लिए बोल दिया है। उस समय चल रहे आंदोलनों के कारण और इस रैली के आधार पर इंदिरा आपातकाल लगाने का फैसला करती है और इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देती है। इस प्रकार 25 जून 1975 की रात को बिना किसी पूर्व चेतावनी के देश में आपातकाल लगाया गया, जो 21 मार्च 1977 तक चला। इसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आपातकाल के कागजों पर हस्ताक्षर किए और देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर क्या सुना, आओ सुनते हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार खत्म हो गए। सरकार के खिलाफ बोलना एक क्राइम हो गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति का अधिकार खत्म हो गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। विपक्ष के बड़े नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को जेल में डाल दिया गया। इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए गए। सरकार ने इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमेंडमेंट की। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला। फिर 16 से 20 मार्च 1977 तक देश में चुनाव होते हैं और इसमें इंदिरा गांधी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी और जनता दल की सरकार बनती है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इमरजेंसी के दौरान किए गए काफी संवैधानिक संशोधनों को वापस लिया गया और आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाकर इंटरनल रिबेलियन शब्द जोड़ा गया, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वीक टर्म थी। नॉर्मल प्रोटेस्ट को भी इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दिया जा सकता था और इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। इस प्रकार दोस्तों 1977 में हमारे देश में काले अध्याय का अंत हुआ और लोगों का नॉर्मल जीवन शुरू हुआ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।